22 नवंबर 2005 सवारियों से भरी हुई एक बस हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली टाउन आ रही थी, जहां इस बस का इंतजार कर रही थी राजस्थान और गुजरात की स्टेट पुलिस। पुलिस को इस बस में बैठे 3 लोगों की तलाश थी। सोहराबुद्दीन शेख, उसकी वाइफ कौसर बी और दोस्त तुलसीराम प्रजापति का। सोहराबुद्दीन पे इल्जाम था मर्डर, फिरौती, किडनैपिंग, टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा से संबंध और आर्म्स स्मगलिंग जैसे संगीन अपराधों का। इन अपराधों में तुलसीराम प्रजापति सोहराबुद्दीन शेख का साथी था। जब सवारी बस सांगली पहुंची तब पुलिस ने तुलसीराम प्रजापति, सोहराबुद्दीन और पूछताछ के लिए उसकी वाइफ कौसर बी को भी अरेस्ट कर लिया। चूंकि तुलसीराम का होम स्टेट राजस्थान था, इसलिए उसे राजस्थान पुलिस अपने साथ ले गई और सोहराबुद्दीन तथा कौसर बी को गुजरात पुलिस अरेस्ट करके अहमदाबाद ले गई। अरेस्ट के 4 दिन बाद यह खबर आया कि गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में सोहराबुद्दीन शेख का इनकाउंटर कर दिया है। इनकाउंटर के कुछ महीनों बाद सोहराबुद्दीन के भाई रोहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। दरअसल रोहाबुद्दीन को यह यकीन था कि उसके भाई सोहराबुद्दीन का फेक इनकाउंटर हुआ है। पिटीशन के बाद कोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस फेक इनकाउंटर के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो गई, जिसके बाद सीबीआई ने ऐसे राज खोले जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था, क्योंकि इस केस में सीबीआई के द्वारा इंडिया के हाई प्रोफाइल लोग अरेस्ट हुए, इंक्लूडिंग हाई रैंकिंग आईपीएस ऑफिसर्स एंड टॉप पॉलिटिशियंस, जिसमें से एक थे गुजरात के तब के होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह का सोहराबुद्दीन के किलिंग से क्या संबंध था, ये जानने से पहले हमें कहानी में एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो है हरेन पांड्या। हरेन पांड्या 1998 में केशुभाई पटेल की कैबिनेट में गुजरात के होम मिनिस्टर थे, और तब यह माना जाता था कि केशुभाई पटेल के बाद गुजरात के अगले चीफ मिनिस्टर उनके सबसे बड़े समर्थक हरेन पांड्या होंगे। लेकिन उस समय गुजरात के पॉलिटिक्स में एक और व्यक्ति उभर रहे थे, माननीय श्री नरेंद्र मोदी। मोदी और पांड्या दोनों ही बीजेपी से थे, दोनों ही आरएसएस से आते थे और दोनों ही एक दूसरे के राइवल्स माने जाते थे, या फिर यूं कहे तो दुश्मन। जब 2001 में गुजरात में इलेक्शन हुआ तब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के एलिस ब्रिज सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, परंतु प्रॉब्लम ये था कि उसी सीट से हरेन पांड्या भी चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि वह एलिस ब्रिज सीट से 3 टर्म एमएलए रह चुके थे। बहरहाल नरेंद्र मोदी किसी और सीट से अपना चुनाव लड़े और जीत भी गए, और उनकी पार्टी बीजेपी भी जीत गई। बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद यह आशंका लगाया जा रहा था कि गुजरात के अगले चीफ मिनिस्टर हरेन पांड्या हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ड्यू टू सम अननोन इंटरनल रीजंस गुजरात के अगले चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने। मोदी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही हरेन पांड्या, जो गुजरात के होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें डिमोट करके मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेवेन्यू बना दिया गया, और उनके जगह गुजरात के अगले होम मिनिस्टर बने अमित शाह। हरेन पांड्या उस समय अलग अलग मुद्दों पर मोदी और अमित शाह का क्रिटिसिज्म किया करते थे, और यह अक्सर एक सनसनी खबर बन जाया करता था, क्योंकि वो तीनों ही एक ही पार्टी से थे। इन सभी के बीच फिर किसी अननोन रीजन की वजह से अचानक हरेन पांड्या ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा के बाद भी मोदी और शाह का क्रिटिसिज्म करते रहे, इंक्लूडिंग गोधरा इंसिडेंट। कट टू 26 मार्च 2003। इस दिन हरेन पांड्या सुबह 7 बजे अहमदाबाद के लॉ गार्डन में टहल रहे थे, और तभी 2 अनजान व्यक्तियों ने 5 गोली हरेन पांड्या को दाग दिया, जिसके पश्चात हरेन पांड्या की मृत्यु हो गई। जब नरेंद्र मोदी हरेन पांड्या को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे, तब रिपोर्ट्स के अनुसार हरेन पांड्या के पिता ने मोदी से यह कहा था कि आप यहां से चले जाइए, हमें आपकी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। अब हम वापस आते हैं सोहराबुद्दीन किलिंग केस पर, जिसमें अमित शाह अरेस्ट हुए थे। दरअसल सोहराबुद्दीन कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला एक क्रिमिनल था, और बताया जाता है कि वह गुजरात पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर्स के इशारों पर फिरौती भी लिया करता था, जिसमें नाम उभर कर आता है गुजरात पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स का, जैसे कि डीआईजी डीजी बंजारा, एसपी जीएल सिंघल, डीवाईएसपी पीके पांड्यन, इंस्पेक्टर पीपी पांडे एंड जेके भट्ट का। इन पर इल्जाम था इलीगल डिटेंशन, टॉर्चर एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ सोहराबुद्दीन शेख एंड वाइफ कौसर बी का। सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ साथ सोहराबुद्दीन शेख के किलिंग में अमित शाह का नाम भी सामने आया था, जिसमें शाह अरेस्ट भी हुए थे। इन पर एलिगेशन था कि इनके ही इशारों पर पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख का फेक इनकाउंटर किया है। फिर सवाल यह आता है कि कोई पॉलिटिशियन किसी क्रिमिनल को मारने के लिए इंटरनली इतना तवज्जो क्यों देगा। यहाँ से सोहराबुद्दीन शेख और हरेन पांड्या का केस एक साथ चलने वाला है। हालांकि हरेन पांड्या का मर्डर 2003 में हुआ था, लेकिन आज तक उनके मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है,
लेकिन जब यह केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा था तो सोहराबुद्दीन के करीबी आजम खान ने यह गवाही दिया था कि एक रात सोहराबुद्दीन शेख ने मुझे यह बताया था कि उसे और उसके गैंग के कुछ क्रिमिनल्स को हरीन पांड्या को मारने के लिए कहा गया है और यह ऑर्डर उन्हें ऊपर से आया है। अब ऊपर से कितना ऊपर से और कहां से आया है इसका कोई सबूत नहीं मिला और सिर्फ गवाही के बेसिस पे किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि सोहराबुद्दीन के केस में अमित शाह अरेस्ट तो हुए थे लेकिन सिर्फ सीबीआई के शक के आधार पर और उन्हें दिसंबर 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ पुख्ता सबूत ना मिलने के कारण निर्दोष करार दे दिया गया था। हालांकि 2014 में उनके परम मित्र देश के प्रधानमंत्री भी बन चुके थे। इस वीडियो में मैंने जिन भी पुलिस ऑफिसर का नाम लिया है उन्हें भी 2019 आते आते बेल दे दिया गया। हालांकि जब हरेन पांड्या का मर्डर हुआ था तब उनकी पत्नी ने उनके मर्डर को एक पॉलिटिकल साजिश बताया था, परंतु बिना एविडेंस के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और मैं भी इस वीडियो में किसी पर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा क्योंकि यह काम कोर्ट का है और कोर्ट ने अमित शाह को निर्दोष बताया है। बाकी मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी कहा है वो इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से सोचने और समझने के लिए स्वतंत्र हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।